नमस्कार, एनलाइटन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। विजय मानकर ने सोशल मीडिया पर आयोजित एक लाइव कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी से जुड़े राजनीतिक पहलुओं पर विचार साझा करते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिहाज से मोदी एक भोंदू प्रधानमंत्री है जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की जरा भी समझ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे पैसा हो या फिर ईवीएम हो, जिस भी माध्यम से नरेंद्र मोदी चुन कर आए हो, लेकिन ये भारत के भोंदू प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शाखा में काली टोपी लगाकर कसरत करोगे तो हिंदुत्व फैल होगा ही, क्योंकि हिंदुत्व का आधार यह रिलीजन है और रिलीजन का साइंस से कोई लेना देना नहीं है। साइंस के पैरामीटर पर जब आप रिलीजन को टेस्ट करोगे तो पाओगे कि वह फिट नहीं बैठता है, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन हो। विजय मानकर ने आगे कहा कि नेचुरल फिलॉसफी की हम बात करें तो इंसान को यदि सबसे ज़्यादा किसी ने भटकाया है तो वह रिलीजन और फिलॉसफी है। वे कहते हैं कि आज लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन देने की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सरकारें धर्म की शिक्षा देने पर आमादा दिखाई देती है। इसके अलावा भी विजय मानकर ने कोरोना त्रासदी के साइंटिफिक और मेडिकल से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। देखिए यह रिपोर्ट। कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो चुन कर जाते हैं या हमारी जो जनता है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो समझ बिल्कुल जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में तो नहीं है, दुनिया में भी जो है लीडर्स को और जनता को जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो एजुकेशन जो है या समझ जो है वो पर्याप्त नहीं है। उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है, तो डेमोक्रेसी में केवल वोटिंग से सारा सल्यूशन होता है या डेमोक्रेसी में सब चीज़ों का सल्यूशन है, सब चीज़ों का डिसीजन सही आ जाता है, ये मानना जो है ये एक मिथक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो इंसान ने जो मॉडल्स बनाए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल हो, रूल ऑफ लॉ के मॉडल हो, ह्यूमन राइट्स हो या डेमोक्रेसी हो, डिसीजन मेकिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्टिस की व्यवस्था हो या हमारे जो इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसको जियोपॉलिटिक्स हम कहते हैं वो हो, इसमें जो है कोरोना ने इंसान का एक ध्यान आकर्षित किया है कि आपको आपके सिस्टम को, हमको इंसान को जो है इस धरती पर जो है नेचर के साथ हार्मोनी में रहना है, बैलेंस में रहना है। और कोरोना का ये संदेश जो है वो मेरे लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि वायरस आज ही आ गया, वायरसेस तो हरदम लाइफ का, वैसे तो ये कहा जाता है कि आरएनए इज़ द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ लाइफ। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो फर्स्ट जो है वो लाइफ का क्रिएशन ऐसा माना जाता है। उसके बाद डीएनए आया है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आया है, ये माना जाता है। अभी साइंस के अंदर इसके काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं और काफ़ी चीज़ें प्रूव हुई है इसके अंदर में। तो वायरसेस तो हमेशा से रहे हुए हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ वायरसेस है इस धरती के ऊपर में। और हम देखिए अभी हमारी दिक्कत देखिए कि हम ह्यूमन जीनोम का जो है वो सीक्वेंसिंग हुआ है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कहते हैं, उसमें ह्यूमन जीनोम का काफ़ी हद तक सीक्वेंसिंग हुआ, लेकिन जो है वो वायरस जीनोम का जो है वो सीक्वेंसिंग अभी तक जो है वो इंसान नहीं कर पाया है। अभी तक हम लोग जो आइडेंटिफाई कर पाए बड़े मुश्किल से 75,000 जो वायरसेस है उन्हीं के थोड़ा सा जेनेटिक जो जीनोम मटेरियल है, जो सीक्वेंसिंग है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो मेरे लिहाज से जो है कि बहुत सारा जो लाइफ साइंसेस के अंदर, जेनेटिक साइंसेस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर, जो इम्यूनोलॉजी के अंदर में या पैंडेमिक प्रिवेंशंस के अंदर में जो रिसर्चेस होने चाहिए, लाइफ साइंसेस के अंदर पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ, या लाइफ साइंसेस के साथ आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, बिकॉज लाइफ इज़ आफ्टर ऑल अ कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल टू प्ले। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो लाइफ कुछ नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो लाइफ है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो लाइफ है। और इसके साथ में जो लॉज ऑफ ग्रेविटी है या जो फोर्सेस है, जो 4 फोर्सेस हम कहते हैं साइंस के अंदर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो ये 4 फोर्सेस का जो है एटम लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर जो है वो जो एक्ट होते हैं, तो इसका भी रिलेशन जो है वो लाइफ के साथ में है। तो लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट बायोलॉजी, लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री एंड लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट फिजिक्स। तो ये जो साइंटिफिक लॉज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने 2019 में सितंबर में अपनी बुक को लिखा और वो बिग बुक जो है ये एक बड़ा डिस्कवरी है, एक बड़ा रिसर्च है, एक बड़ा इन्वेंशन है अपने आप में।
ये वो किताब है जो सितंबर 2019 में ही जो है वो रिलीज़ हुई। मुझे लगता है 11 सितंबर को हमने इसको रिलीज़ किया, इस डेट को मैं इसको रिलीज़ किया। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। और कॉस्मो ह्यूमनिज्म में मैंने एक ही बात को ये कहा कि मोर देन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, ये जो कॉस्मोस है, जो सृष्टि है, जो नेचर है, जो हमारी धरती भी नेचर का पार्ट है, कॉस्मोस का पार्ट है, ये साइंटिफिक लॉज के ऊपर बेस्ड है। चाहे वो फिज़िक्स के लॉज हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लॉज हो। अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो केमिस्ट्री के जो है वो गैसेस के लॉज हैं। अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स के जो है तो बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है वो लॉज हैं। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, क्वांटम मैकेनिक्स के न्यू लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर टाइम स्पेस का जो है वो रिलेटिविटी के थेरीज़ है, बिग बैंग का थेरीज़ है, एम थेरी और स्ट्रिंग थेरीज़ जो है, ये एडवांस जो है वो थेरीज़ तक के जो है साइंस ने पॉस्ट्यूलेट किया है बहुत सारी चीज़ों को। फिर मैथमेटिकल लॉज है। फिर अगर हम बात करें तो जेनेटिकल लॉज है लाइफ साइंसेस में, मेंडेलियन लॉज जिसको हम कहते हैं। या साथ में हम कहते तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स के मूर्स लॉज है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो साइंटिफिक लॉज है कॉस्मोस के और नेचर्स के, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा फोकस हमारा डोमेस्टिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साथ में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में तो हमारा फोकस है। इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो लॉज के ऊपर में जैसे कीन्स का लॉ है, सेज का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, इनके ऊपर में जो है वो तो हमारा ध्यान है। लेकिन जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें अपैरेंटली समझ में नहीं आता है, मुझे बड़ी हंसी आई उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो मैं जिन्हें भोंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता हूँ, ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है। भले ही लोगों ने चुन कर दिया है, जिस भी माध्यम से चुन के आए हो, चाहे पैसा हो चाहे ईवीएम हो, लेकिन ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है भारत के। वो कह रहे थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं और हमने कभी सुना नहीं। तो मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि भाई अगर आप शाखा में काली टोपी लगाकर कसरत करोगे और आपका हिंदुत्व फेल हो चुका है, हिंदुत्व इसलिए फेल हो चुका है क्योंकि हिंदुत्व का आधार ही जो है वो रिलीजन है, और रिलीजन का साइंस से कोई लेना देना नहीं। कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन जो है वो साइंस के पैरामीटर पे जब आप उसको टेस्ट करने चाहो, चाहे वो गॉड के नाम में रिलीजन हो या ग्रेट मैन के नाम में रिलीजन हो, जब आप उस रिलीजन को साइंटिफिक लॉज में टेस्ट करेंगे, साइंटिफिक थ्योरीज में टेस्ट करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि रिलीजन जो है वो उसमें साइंस जो है बिल्कुल जो है वो नेग्लिजिबल अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के अंदर में। फिर जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज वर्ल्ड में जो है, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में जो नॉलेज इमर्ज हुआ है, यदि मैं वर्ल्ड की बात करूं तो एज ऑफ रिनाइसेंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट, वहाँ से लेके फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक, ये जो हमारा दुनिया में नॉलेज जो है वो डेवलप हुआ है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल साइंसेस का नॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल साइंसेस का नॉलेज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉलेज हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के नॉलेजेस हो, ये जो तमाम नॉलेजेस, या चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के नॉलेजेस हो, ये जो तमाम जो नॉलेज हम डेवलप हुआ है, तो साइंस एंड नॉलेज जो डेवलप हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में, तो इसका जो है सबसे बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को चेंज करने में। मेरे लिहाज से रिलीजन और फिलॉसफी ने सबसे ज़्यादा इंसान को भटकाया है। अगर नेचुरल फिलॉसफी को यदि छोड़ दिया जाए तो इंसान को सबसे ज़्यादा यदि भटकाया है तो वो रिलीजन और फिलॉसफी ने जो है वो भटकाया है, जो केवल इमेजिनेशन में जिया है, स्पेक्यूलेशन में जिया है, लेकिन जिसके पास तीन चीज़ें जो सबसे फंडामेंटल साइंस के पास है। साइंस जो है वो तीन चीज़ों पर बेस्ड है बेसिकली। साइंस बेस्ड है एविडेंस के ऊपर, साइंस बेस्ड है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, और साइंस बेस्ड है कैलकुलेशंस के ऊपर में। जब तक ये तीन चीज़ों में कोई चीज़ प्रूव नहीं होती उसको साइंस नहीं माना जाता। लेकिन यदि हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की बात करें तो वो केवल इमेजिनेशन और स्पेक्यूलेशन में जाता है और प्रोक्लेम कर देता है कि भाई सृष्टि ऐसी निर्माण हुई, ऐसा आपको मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा जो थियरीज़ है, जो रिलीजन और साइंस ने जो इंसानियत को भटकाया है, उसके भी एस्पेक्ट्स को हमें समझने की ज़रूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात को कहा कि भाई आपको जो है हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। मैंने उस दिन भी अपनी जो लाइव ब्रॉडकास्ट में लाइव मैसेज में कहा था कि भाई अगर आप हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में अगर देखते तो शायद आपको वायरस समझ में आती। अगर आपको आरएनए डीएनए का फंक्शन जेनेटिक्स मालूम होता, थोड़ा वायरोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होता, तो आप इसको समझ सकते थे।
और बेसिक अगर आपको नॉलेज होता आप इसको समझ सकते हैं। अगर एडवांस नॉलेज चाहिए तो कोई भी आपको साइंटिस्ट दे देता था। भारत के अंदर में 2-4-5 साइंटिस्ट लोग मिलकर दे सकते थे आपको। लेकिन ये सारी चीज़ों का ध्यान ना रखने के वजह से पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो काम फरवरी 1 या 2 तारीख से करना था उसको जो है वो मिस कर गए। आज जो है भारत सरकार आती है, नया नया स्टैटिस्टिक्स और डेटा बताती है, स्टैटिस्टिकल जगलरी बताती है, अरे कि हमारा इतने दिन में इतना कर फ्लैट हो गया, इतने दिन में वहाँ इतनी केसेस थी, इतने दिन में इतनी केसेस हो गई। भाई साहब अभी कोरोना शुरू हुआ है इंडिया के अंदर में, अभी एंड नहीं हुआ है। तो आप स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस जो कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन आप जो अभी कर रहे हैं वो फैलेशियस हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप 10वें नंबर पर आने वाले, कल शायद 10वें नंबर पे आएंगे ईरान की जगह, ईरान 11वें पे जाएगा, फिर आप तुर्की को क्रॉस करेंगे, फिर आप फ्रांस जर्मनी को जो है वो क्रॉस कर जाओगे, और जून के एंड तक जो है जुलाई के अंदर में हो सकता है, अगर इसी रेट से कोरोना स्प्रेड हुआ तो शायद हो सकता है कि हम 5 नंबर में भी जो है वर्ल्ड में रहेंगे। तो ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री के वो कौन अग्रवाल है, कौन सेक्रेटरी है, मालूम नहीं कौन कौन से स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस देते हैं। और ये भारत का मीडिया जो है वो तो सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि फुलिश काम जो है वो कर रहा है। वे साइंटिफिक एजुकेशन देने का ये समय है तो धर्म की बात बताई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के वजह से ऐसा हो गया, या मरकज़ ने ऐसा कर दिया, या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, चाइना के ऊपर बम डालो। अरे बम तो ऑलरेडी गिर गया है ह्यूमैनिटी के ऊपर में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो वायरसेस है ये दे आर द बिगेस्ट एनिमी, ये बात 2018 से साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर बुक्स लिखी गई है। MIT यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस है उसमें खुद बिल गेट्स के साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2018 में 1 साल पहले वुहान के इंसिडेंट्स के वार्न किया था कि भाई दुनिया को ऐसे एपिडेमिक को फेस करना पड़ सकता है वायरसेस के, क्योंकि वायरसेस के एपिडेमिक्स पहले भी आए हैं। शायद स्पेनिश फ्लू का जिनको थोड़ा स्टडी या डेटा है जो 1918 में आया था, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे दुनिया में, और ऐसा कहा जाता है वेरियस एस्टिमेट्स में कि 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के अलग अलग एस्टिमेट्स है डेथ के। तो जो है वो स्पेनिश फ्लू ने जो है उस समय में भी GDP का जो है 0.8% जो है वो लॉस किया था पूरे वर्ल्ड GDP का, जो अभी शायद 2% से ज़्यादा वर्ल्ड GDP नीचे आएगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर में, दुनिया के अंदर में हमें जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो हम कहते हैं उसको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना का ये एक संदेश है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है।